बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी एट 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हमें आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। और मैं अक्सर कहती रहती हूँ कि सैटरडे का प्रोग्राम मुझे बहुत ज़बरदस्त लगता है, क्योंकि मुझे पता होता है कि कल छुट्टी होगी और हम रेस्ट करेंगे। तो बहुत सारे लोग ऐसे ही अपना वीकेंड इंजॉय भी करते हैं, प्लान भी करते हैं। तो ज़रूर अपना वीकेंड प्लान कीजिए, अच्छे तरीके से इंजॉय कीजिए, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को आपने भूलना नहीं है। कोरोना केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं, हर रोज़ हमारे सामने तादाद आ रही है। खैर आगे चल के वो भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इस टाइम जो बड़ा मसला सुबह के टाइम आपको ये डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है, ये स्मॉग है या फिर फॉग है। अभी आज शहर में फॉग तो नहीं थी, लेकिन स्मॉग ज़रूर देखी गई है। कल हमने देखा शहर में धुंध भी थी, लेकिन आज अगर एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर का मैं आपके साथ शेयर करूं तो 240 जो है वो रिकॉर्ड किया गया है। मतलब हमारे शहर की, शहर लाहौर की मिसालें ये दी जाती थी कि शहर साफ़ सुथरा है, शहर बागों का शहर है। बागों के शहर को तो जैसे नज़र ही लग गई है। हमें हर जगह कूड़ा भी नज़र आ रहा है, इस कूड़े को जलाया भी जा रहा है, फसलों की बाक़ियात को चलाया जा रहा है। इन्वायरमेंट जिसकी वजह से इस कदर आलूदा होकर रह गया है कि एक तरफ तो ख़तरा हमारे सामने कोरोना का मंडला रहा है, इतने लोग मुतासिर हो रहे हैं। दूसरा, स्मॉग की वजह से ऑब्वियसली जब माहौल आपका आलूदा होगा तो नाक, कान, गला ये चीज़ें मुतासर होंगी। तो प्लीज़ बाहर जाइए, एहतियात कीजिए। मास्क का इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो आप कोरोना के साथ साथ स्मॉग के असरात से भी महफूज रह सकेंगे। आज के प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और चलते हैं पहले सेगमेंट की तरफ, जानते हैं मौसम कैसा रहेगा। जी, तो जुनेद हमारे साथ हैं और जुनेद हमें हर रोज़ सबसे पहले अपनी ड्यूटी पर आते ही मौसम की सूरत हाल बताते हैं, यानी जुनेद का दिन स्टार्ट होता है मौसम से। तो जुनेद बता दें, आपके मौसम के साथ साथ शहर का मौसम कैसा है? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो शहर के खुले इलाकों में जो है वो सुबह के वक्त काफ़ी धुंध रिकॉर्ड की गई है, लेकिन अगर सिटी की बात की जाए तो यहाँ पर धुंध जो है वो कम रिकॉर्ड की गई है और अब जो है सूरज की किरणें भी जो है वो निकलना शुरू हो गई हैं। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत 12 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त 83%, जबकि शाम के वक्त जो है वो 60% तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 26 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा जाने का इम्कान नहीं है। और दूसरी जानब अगर स्मॉग की बात की जाए तो स्मॉग ने भी शहर को अपनी लपेट में ले रखा है और गुज़िश्ता रोज़ जो है वो एयर क्वालिटी इंडेक्स 340 रिकॉर्ड किया गया था, जो कि आज सिर्फ 240 जो है एयर क्वालिटी इंडेक्स शहर में रिकॉर्ड किया गया है। और इस हवाले से जो डॉक्टर्स हैं उनका कहना है कि मास्क का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि जो स्मॉग से लगने वाली बीमारियाँ हैं और उनके जो असरात हैं उनसे बचा जा सके। महकमा मौसमियात ने आइंदा 2 से 3 रोज़ तक शहर का मौसम खुश्क रहने के साथ साथ जो है वो शहर में धुंध मज़ीद पड़ने का इम्कान जो है वो जाहिर किया है और इसके साथ साथ जो है मौसम खुश्क और सर्द रहने का इम्कान है, जिसकी वजह से दर्जा हरारत मज़ीद कम होगा। धुंध मज़ीद बढ़ने के इम्कानात भी हैं। तो धुंध हो तो मौसम तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त लगता है, चाय कॉफ़ी पीने का मज़ा आ जाता है। लेकिन अगर आप बाहर जा रहे हैं तो एहतियात प्लीज़ कीजिए, ड्राइविंग बहुत ध्यान से कीजिए। अगर आप मोटरवे पे ड्राइव कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। खैर आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं शहर की सूरत हाल क्या है। पहली खबर लीड स्टोरी डेली सिटी 42 की हमारे पास है जी। आज अरफा करीम टावर पुरानी सब्जी मंडी की जगह अब जो है जी 1000 बेड्स का अस्पताल बनेगा। 120 के नाल अराजी पर स्टेट ऑफ द आर्ट इमारत तामीर की जाएगी। कोरोना के वार मजीद तेज, बड़े अस्पतालों में टेस्ट बंद। मीनार पाकिस्तान में जलसे की तैयारियां शुरू, मरियम नवाज की मीटिंग 13 दिसंबर को बिलावल भी खिताब करेंगे। और अगली खबर है जी, लाहौर ज़ू सफारी वीरान, अखराजात पूरे करने के लिए जानवरों की फरोख्त। जी, तो एक तरफ अच्छी खबर सुबह सुबह मिल गई कि आपके अस्पताल जो हैं वो बनाए जा रहे हैं, उनमें इजाफा किया जा रहा है। खैर ये तो दूसरी बात है कि बाकी अस्पतालों के हालात क्या हैं, लेकिन जब आपने खबर पढ़ी कि कोरोना के वार तेज, साथ ही ये लिख दिया है कि बड़े अस्पतालों में टेस्ट बंद हो गए हैं, मुझे नहीं समझ लग रही कि ये क्या किया जा रहा है। नए अस्पताल बना रहे हैं, मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है, इस पर हम बात कर लेते हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अकमल सुमरू मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सुमरू साहब, क्या हाल चाल है आपके? सुमरू साहब, पहली खबर की तरफ चलते हैं।
اور کچھ مجھے خبریں آج سمجھ سے باہر لگ رہی ہیں، ہسپتال بھی بنا رہے ہیں، کرونا کیسز بھی بڑھ رہے ہیں، ٹیسٹ بھی بند کر دیے ہیں، لوگوں کو احتیاط بھی کہہ رہے ہیں، سمٹمز کی صورت میں لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ جا کے آپ ٹیسٹ بھی کرائیں، 8,000 روپے کا ٹیسٹ کرائیں۔ بہت شکریہ انا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیا ہسپتال بنانے کا منصوبہ ہے یہ فیوچر پلان ہے، اور حکومت نے کیونکہ اب اگلے الیکشن کی تیاری بھی کرنی ہے، تو اگلا الیکشن اگر لاہور سے آپ اپنے کینڈیڈیٹ کھڑے کریں گے تو اوبویسلی آپ کو بتانا پڑے گا ہم نے لاہور کے اندر یہ کام کیا ہے۔ ایک تو یہ بات ہے۔ اب آپ نے بڑا اچھا کیا کہ اس کو لنک کر دیا ہے کہ جو ایگزسٹنگ سیٹ اپ ہے وہاں پر کیا صورتحال ہے، کہ ایک طرف جو موجودہ ہسپتال ہیں وہاں پر آپ کے ٹیسٹ کی سہولت موجود نہیں ہے، اور دوسری طرف حکومت بار بار یہ کیمپین کر رہی ہے کہ کرونا کی سیکنڈ ویو جو ہے بہت تیز ہے، بہت خطرناک ہے، پھیل رہی ہے، اور آپ روزمرہ کی بنیاد پر نئے نئے اقدامات اٹھا رہے ہیں، اور اس کا الٹیمیٹ ہدف یہ ہے کہ ہم اس کو روکنا چاہتے ہیں۔ بالکل۔ لیکن اس کو روکنے کے ساتھ اگر کوئی اپنا ٹیسٹ کرانا چاہتا ہے تو اس کے لیے سرکاری اسپتالوں میں فیسلٹی موجود نہیں ہے۔ یہ تو ایک ہم اس کو ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کہ اس کی کیا کیا وجوہات ہیں۔ لیکن جو یہ نیا پرپوزل سامنے آیا ہے کہ عرفہ کریم ٹاور کے پاس جو ہے جہاں پر پہلے سبزی منڈی ہوا کرتی تھی اس کو ختم کر دیا گیا، اور اس کو ختم جب پہلی دفعہ کیا گیا شہباز شریف کی حکومت میں تو اس کا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ہم اس ٹاور کے ساتھ جو ہے ایک اور ٹاور بنائیں گے، کیونکہ ہم ٹیکنالوجی کو، آئی ٹی کو، سافٹ ویئر انڈسٹری کو بوسٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم لاہور کے اندر یہ ہب بنائیں گے اور یہ ٹوئن ٹاور ہوں گے، ان کو ہم آپس میں کنیکٹڈ کریں گے۔ صحیح۔ ان کی حکومت چلی گئی، اب وہ زمین تو پڑی ہے، وہ خالی زمین ہے، اب وہ خالی زمین جو ہے نا ہر سرکار کو نظر آتی ہے کہ ہم یہاں پہ کیا کر سکتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی جیسے پنجاب یونیورسٹی کی زمین نظر آئی اور حکومت نے کہا ہم یہاں بھی ہسپتال بنائیں گے، اور یہاں کیونکہ زمین پڑی ہے ہم یہاں پر ہسپتال بنائیں گے، یونیورسٹی کی ضرورت نہیں ہے، ہسپتال جو ہے نا وہ زیادہ ضروری ہے۔ اب ایسے ہی جو ہے اس زمین کے اوپر حکومت اب یہ پلان کر رہی ہے کہ ہم یہاں پر ایک ہسپتال بنائیں گے، 120 کنال اراضی پر ہسپتال ہوگا۔ یہ آپ اس ہسپتال اور جنرل ہسپتال کے درمیان شاید 1 کلومیٹر کا فاصلہ بنے گا میکسیمم، بالکل اگر ہم میئر کریں، میرا خیال میں شاید اس سے بھی کم بنے۔ تو آپ کس جو ہے فارمولے کے تحت ہاسپٹل کے ساتھ دوسرا ہاسپٹل بنائیں گے نا؟ ٹھیک ہے، شہر کے اندر مریضوں کی تعداد زیادہ ہے، لاہور شہر پر پورے پنجاب کا دباؤ ہوتا ہے کیونکہ یہاں بڑے ہسپتال ہیں، یہاں ہیلتھ کا انفراسٹرکچر پورے پنجاب کی نسبت بلکہ پاکستان میں بھی کمپیئر کیا جائے تو بہت اچھا انفراسٹرکچر ہے، تو آپ یقیناً شہر کے اندر ہسپتالوں کی ضرورت ہے، لیکن کسی فارمولے کے تحت بنائیں گے نا کہ ایک ہسپتال سے دوسرے ہسپتال مجھے بتا دیں، مجھے تو میری یہ سمجھ سے باہر ہے، یہ پلاننگ کون لوگ کرتے ہیں؟ اصل میں ہوتا یہ ہے عمومی طور پر جو نیچے بیوروکریسی ہوتی ہے نا وہ چیف منسٹر کو بریفنگز دیتی ہے، اور جو خاص بیوروکریٹس ہوتے ہیں جو چیف منسٹر کی آشیرواد حاصل کرنا چاہتے ہیں، گڈ بک میں شامل ہونا چاہتے ہیں، تو وہ ایسے ایسے پلان پرپوز کرتے ہیں جس کے ذریعے سے۔ اچھا لیٹ می ٹیل یو ون تھنگ، ہسپتال کی ضرورت کیوں لگ رہا ہے کہ محسوس ہو رہی ہے، وجہ اس کی کیا ہے؟ اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ ہمارے جو موجودہ ہسپتال شہر لاہور کے اندر سرکاری ہسپتال ہیں ان کے اندر جو ہے وہ پیشنٹ کی کیپیسٹی پہلے ہی جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ وہاں پر گنجائش موجود ہی نہیں ہے کہ آپ پیشنٹس کا دباؤ وہاں برداشت کر سکیں۔ تو اب وہاں پہ پیشنٹس کا دباؤ تو برداشت نہیں ہو رہا، مشینیں جو خراب ہیں، لفٹس جو خراب ہیں، مریضوں کو وہاں پہ فیسیلیٹیٹ نہیں کیا جا رہا، بیڈز کم۔ سمرو صاحب، شہر کے بڑے ٹیچنگ ہسپتالوں کی حالت زار بدلنا زیادہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ نئے ہسپتال کی پلاننگ کرنا؟ یہ ایک دوسری ایپیسوڈ ہے، ابھی ہم بات کر رہے ہیں اس پلان اور اس پروجیکٹ کی جو حکومت کے زیر غور ہے یا چیف منسٹر کی سطح پر اس کو زیر بحث دیٹ از مائی کوسچن کہ آپ نئی چیزوں کی پلاننگ کیسے کر سکتے ہیں جب اس سے جڑی پچھلی چیزیں بیڑا غرق ہوئی پڑی ہیں؟ میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں نا۔ دیکھیں ہمارے ہاں جو سیاسی حکومتیں ہیں وہ ہمیشہ جب بھی کوئی نیا کام کرتی ہیں اس کے پیچھے ایک آبجیکٹیو ہوتا ہے، اور وہ پولیٹیکل آبجیکٹیو ہوتا ہے جو ڈائریکٹلی لنکڈ ہوتا ہے ووٹر سائیکی کے ساتھ، کہ آپ اپنے نام سے ایسا پروجیکٹ منسوب کریں کہ جس کے ذریعے سے آپ پولیٹیکل بینیفٹس حاصل کر سکیں۔ سر یہ تو پچھلی حکومت کرتی تھی، اس حکومت کا تو یہ نعرہ ہی نہیں تھا کہ انہوں نے تختیاں لگانی ہیں، انہوں نے میٹرو بس اوپر سے گزار کے دکھا دینی ہے، اورنج ٹرین۔ حکومت کے تو پھر جتنے بھی نعرے تھے وہ سب الٹے گئے، روزگار فراہم کریں گے بے روزگاری پھیلائی، معاشی امن فراہم کریں گے معاشی بدامنی پھیلائی، سیاسی طور پر جو ہے استحکام لائیں گے سیاسی طور پر جو ہے آپ عدم استحکام کی طرف جا رہے ہیں، آپ جو ہے وہ تعلیمی اعتبار میں ترقی کریں گے وہاں پر آپ کی صورتحال سامنے ہے، ہیلتھ کے اندر جو ہے ہم ترقی کریں گے وہ ہمارے منشور میں شامل ہے۔ ان کے تو جتنے نعرے تھے، جتنے منشور کی چیزیں تھیں اس کے برعکس اقدامات اٹھائے گئے ہیں نا۔
अब ऐसे ही जो आप बात कर रही हैं वो अपनी जगह वैलिड है, लेकिन बहरहाल जो भी हो, हुकूमत अल्टीमेटली ये सोचती है कि हम नए इंतखाबात के अंदर जब अपनी कैंपेन लॉन्च करेंगे तो हम किस हमारा सेलिंग आइटम्स क्या होगा, हम किसको बेचेंगे, वोटर को क्या चीज बेचेंगे, हम कोई चीज दिखाने के लिए होगी तो बेचेंगे ना, क्योंकि वोटर की साइकी है। अब इसके ऊपर एक तफसीली बहस तो की जा सकती है। बहरहाल ये उसी बैकग्राउंड जो हिस्ट्री है उसके पेश नज़र हुकूमत इस तरह के इकदाम उठाती है और प्रोजेक्ट डिज़ाइन करती है। अब आते हैं आपकी सवाल की तरफ कि शहर लाहौर में जो अस्पतालों की सूरत हाल है, वहाँ पर चाहे पेशेंट को बेड ना मिले, ये हमेशा हम रिपोर्ट करते रहे हैं, और न सिर्फ रिपोर्ट किया है बल्कि उसको विजुअली दिखाया भी है। वहाँ पर मशीनें सरकारी अस्पतालों में, चाहे वो एक्सरे की मशीनें हैं, MRI की मशीनें हैं, जो भी हैं बड़ी मशीनें, जहां मशीनें हैं वहां पर आपके डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, डॉक्टर के अलावा अमला नहीं है। मतलब अभी परसों जाहिद चौधरी साहब की खबर थी कि अस्पताल में अल्ट्रासाउंड मशीन है, रेडियोलॉजिस्ट मौजूद नहीं है, एनेस्थीसिया का डॉक्टर मौजूद नहीं है। हम इस तरह की खबर को ज्यादा फोकस करते हैं। हम जाहिद चौधरी साहब ने हमेशा इस तरह की खबर को इसलिए फोकस किया है कि सरकारी अस्पताल में एक गरीब, इंतहाई गरीब पेशेंट जो है वहां पर आता है, वो इस बात को अफोर्ड ही नहीं कर सकता, वो एक्सरे भी जो है वो बाहर प्राइवेट लेबोरेटरी से या प्राइवेट हॉस्पिटल से कराए। इसलिए इस तरह की खबरों को फोकस किया जाता है क्योंकि ये पब्लिक इंटरेस्ट की है और इसमें पब्लिक वेलफेयर है। हम शहर लाहौर के अंदर हमेशा ये बात उठाते रहे हैं कि अस्पतालों की जो हालत नागुफ्ता है उसके साथ साथ जो अस्पतालों के अंदर सहूलियात मौजूद नहीं है, पेशेंट किस तरह से सफ़र करते हैं। अब हुकूमत जो है उसका बुनियादी काम तो ये है कि एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और फैसिलिटीज़ को जो है वो बेहतर बनाया जाए, वहाँ पर जिन चीज़ों की कमी है उसको दूर किया जाए, लेकिन वो फोकस नहीं होता उस पर। उसकी वजह यही है, उसकी वजह है कि आपके जो माइंड सेट में चीज़ें बैठी हुई हैं कि हम कोई भी काम करें उससे पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल करेंगे। ये इनका मसला नहीं है। शहबाज शरीफ की हुकूमत हो, उससे पहले जिसकी यहाँ पर हुकूमत रही, शहर के अंदर हमेशा जो भी इकदाम उठाया गया, यानी कि आप शहर के अंदर अरबों रुपए की जो है वो सड़कें तो बना देंगे, पुल बना देंगे, ठीक है, उसकी भी जरूरत है, लेकिन आप सेहत के मराकिज, आप तालीम के मराकिज के ऊपर फोकस नहीं करेंगे। हर हुकूमत सियासत करती है, अब ये हुकूमत भी सियासत कर रही है, चले अस्पताल बनाने जा रही है, ऑब्वियसली हर हुकूमत चाहती है कि हमारे नाम के साथ कोई तख्ती लगे और बताया जाए कि हमने ये काम किया है। आपने कहा कि फिलहाल हुकूमत जो है वो इन चीजों की तरफ भी फोकस कर रही है कि अपने वोटर्स किस तरह से, तो वोटर आम आवाम इस वक्त सबसे ज्यादा तो परेशान है महंगाई की वजह से। फिर पहले महंगाई खत्म कर दे, लोग सुख का सांस लेंगे, परेशान नहीं होंगे, बीमारियों में मुब्तला नहीं होंगे, तो अस्पतालों में भी रश शायद कम हो जाए। इनसे कुछ भी ठीक नहीं होना। उसकी वजह है, बुनियादी वजह यह है कि आप फोकस नहीं है। आप फोकस्ड हैं सिर्फ एक बात के ऊपर कि विक्टिमाइजेशन कैसे करनी है। आप फोकस हैं सिर्फ एक बात के ऊपर कि अपने इंटरेस्ट को कैसे सिक्योर करना है। आप इस बात पे फोकस ही नहीं है कि पब्लिक को रिलीफ कैसे देना है। अगर इस बात पे फोकस होते तो ये कैसे मुमकिन है कि आप महंगाई को कंट्रोल ना कर पाएं। ये मुमकिन ही नहीं है ना। आप खुद बल्कि तस्लीम कर रहे हैं कि हमें तो अब अंदाजा हुआ है कि महंगाई बढ़ाने के लिए जो कार्टेल है, जो माफिया है, वो कैसे ऑपरेट करता है। अच्छा जी, आपको मालूम हो गया, अब आगे आप बताएं ना कि हमने इस कार्टेल को पकड़ के ये काम किया है। आप चीनी की क्लासिकल एग्जांपल है हमारे पास। चीनी की क्लासिकल एग्जांपल इसलिए है कि चीनी की कीमतों में इजाफा हुआ, रिपोर्ट आई, इंक्वायरी कमीशन बना, सारा कुछ सामने आया, आइडेंटिफाई हो गए, तो फिर क्या हुआ? बिल्कुल देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट के जब अपने स्टेक्स होते हैं ना उसके पार्लियामेंटेरियंस के, तो फिर आप पब्लिक को रिलीफ फराहम नहीं कर सकते। तो सुमरू साहब, हुकूमत कर रही है, सियासत कर रही है, ऑपोजिशन भी सियासत कर रही है, और ऑपोजिशन की सियासत भी हम देख रहे हैं किस तरफ को जा रही है। केसेस कोरोना के बढ़ते चले जा रहे हैं, ऑपोजिशन अपनी प्लानिंग कर रही है, हुकूमत अपनी कर रही है। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और हम बात कर रहे हैं फिरोजपुर रोड अरफा करीम टावर, जहां पुरानी सब्जी मंडी थी, वहां पर 1000 बेड्स का अस्पताल बनेगा। फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की वजीर आला की जानिब से हिदायत जारी कर दी गई हैं। 120 कनाल अराजी पर यह स्टेट ऑफ द आर्ट अस्पताल बनाया जाएगा और नए अस्पताल में तमाम अमराज का
इलाज भी किया जाएगा। इस पर हम बात कर लेते हैं। सीनियर रिपोर्टर सिटी 42 जाहिद चौधरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। जाहिद साहब बताइएगा, अस्पताल बनाने का ये फैसला किया गया है और इसमें तमाम अमराज का इलाज भी किया जाएगा। 120 कनाल अराजी पर 1000 बेड्स पर मुश्तमिल ये अस्पताल बनाने की प्लानिंग की जा रही है, कैसे देखते हैं इसको? जी, मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट का ये बहुत ही एक अहसन इकदाम है, क्योंकि 1990 की दिहाई में जो है वो आखिरी जो शहर में बड़ा टीचिंग अस्पताल इस्टेब्लिश किया गया था वो जिनाह अस्पताल था, और जिनाह अस्पताल के बाद से अब तक शहर में कोई और बड़ा टीचिंग अस्पताल जो है वो इस्टेब्लिश नहीं हो सका। अब पहले से मौजूद अस्पतालों में कमोबेश कभी बेड स्ट्रेंथ उनकी जो है वो बढ़ाने की कोशिश की गई, कभी उनमें जो है वो कोई सर्विसेज जो है वो ऐड ऑन कर दी गई, लेकिन कोई नई फैसिलिटी इस्टेब्लिश नहीं हुई, जिसकी वजह से जो इस वक्त हमारे शहर में जितने भी बड़े टीचिंग अस्पताल हैं अब वो ऑलमोस्ट चोक होते हैं, और वहाँ पे जो बेड ऑक्यूपेंसी है वो 2 गुना से भी बाज़ दफा ज्यादा होती है, और लोगों को बेड नहीं मिलता। एक एक बेड पे 2-2, 3-3 पेशेंट्स जो है वो दाखिल करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ जो है वो वहाँ पर रश बहुत ज्यादा ओवर क्राउडेड होते हैं। तो डेफिनेटली एक जो है वो ये बहुत अरसे से इसकी जरूरत महसूस की जा रही है कि शहर में बड़े साइज के टीचिंग अस्पताल जो है वो स्टैब्लिश किए जाए। 1000 बेड एक बड़ा जो है वो टीचिंग अस्पताल होता है, जिसके साथ कमोबेश 200 सीटों पर मुश्तमिल एक मेडिकल कॉलेज भी स्टैब्लिश किया जा सकता है, और उसकी भी डेफिनेटली जरूरत है कि पब्लिक सेक्टर हमें जो है वो शहर में और कोई भी जो है वो बड़ा अस्पताल के साथ साथ जो मेडिकल कॉलेज है वो इस वक्त तक जो है वो मैसर नहीं है, और पहले जो एस्टेब्लिश्ड फैसिलिटीज हैं वो अब ऑलमोस्ट जो है वो शहर की आबादी इसके साइज के हवाले से बहुत कम हो चुकी हैं। सही। और दूसरा, सोमरू साहब आप भी एग्री करेंगे कि शहर लाहौर के जितने भी टीचिंग अस्पताल हैं वहाँ पर ऑलमोस्ट बाकी शहरों से भी लोग इतनी बड़ी तादाद में आ जाते हैं कि मुश्किल हो जाता है डॉक्टर्स के लिए भी कि वो मरीजों को चेक करें, और फिर दूर दराज से जो मरीज आते हैं वो भी परेशानी के साथ जब वापस जाते हैं तो ऑब्वियसली उनके लिए भी मसाइल बढ़ जाते हैं। जाहिद साहब, ये सिचुएशन तो रहती है। जी बिल्कुल, और इस वक्त जो है वो लाहौर शहर में अगर आप देखें तो शहर का अपना जो लोड है उसका पेशेंट्स का, उसको बियर करने के लिए ही जो है वो पब्लिक सेक्टर में बहुत ही जो है वो कम गुंजाइश बाकी है। तो यही वजह है कि पिछले 15-20 साल से जो है वो इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि शहर में और फैसिलिटीज एस्टेब्लिश होनी चाहिए, और ना सिर्फ ये एक बहुत ही एक प्राइम लैंड है, बहुत ही एक प्रॉपर एक सेंटर ऑफ द सिटी है, और एक बड़ी आबादी इसके इर्द गिर्द जो है वो उसको ये केटर करता है ये हॉस्पिटल। तो डेफिनेटली इसके बनने से जो है वो बहुत फर्क पड़ेगा, और ये एक बड़ा अच्छा सेहत के हवाले से जो है वो हुकूमत का एक एहसन और बेहतर इकदाम होगा, जिससे न सिर्फ जो है वो इलाज मुआवजे की फराहमी में मदद मिलेगी, बल्कि एक स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटी अवेलेबल होगी जिसकी कि बहुत ज्यादा जरूरत है। और इसके साथ साथ जो है वो शहर में 2 से 3 और भी इस तरह की जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं वो भी गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करने का जायजा जरूर लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है वो लाहौर में मौजूद फैसिलिटी जो है वो लाहौर के शहरियों को केटर करने के लिए नाकाफी है। बिल्कुल अच्छा जाहिद साहब, मेरा एक सवाल है कि आपका तो तजर्बा भी बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा की बुनियाद पर आप अस्पतालों की सूरत हाल से भी आवाम को आगाह कर रहे होते हैं। आखिर क्या वजह है कि हुकूमत नया अस्पताल बनाने का प्लान तो कर रही है, लेकिन शहर के अंदर जो पहले से मौजूद हॉस्पिटल हैं उनके अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना हो, मशीनों को ऑपरेटिव रखना हो, वहाँ पर बेड्स की फरहमी का मामला हो, तो आखिर कहाँ रुकावट है कि वहाँ पर ये सहूलियात आज तक पूरी नहीं हो सकी और हुकूमत जो है उन सहूलियात को पूरा करने के बजाय एक नए हॉस्पिटल की तरफ जाना चाह रही है? देखिए, ये 2 अलग चीजें हैं। पहली बात तो ये कि जहाँ तक एक नई फैसिलिटी के एस्टेब्लिश करने की बात है तो इसमें तो ये बिल्कुल जो है वो कोई क्वेश्चन नहीं है इसमें कि ये तो जो है वो आपके वक्त की जो है वो एक बहुत ही अहम जरूरत है, और इसको पिछले 20 साल से महसूस किया जा रहा था कि हमें एक जो है वो बड़े अस्पताल जिसके साथ, क्योंकि जब ये 1000 बेड का आप हॉस्पिटल बनाएंगे तो डेफिनेटली इसके साथ एक जो है वो मेडिकल कॉलेज को भी अटैच करेंगे या इसके साथ ही फैसिलिटी एस्टेब्लिश करेंगे। उसका फायदा ये होगा कि ना सिर्फ जो है वो मेडिकल एजुकेशन जो है वो उसमें आप ऐड ऑन करेंगे, सीटें बढ़ा सकेंगे उसमें,
اس میں جو ہے وہ ایک اضافہ کر سکیں گے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ایک ٹرشری کیئر ایک فیسلٹی جو ہے وہ آپ کی وہ اسٹیبلش ہوگی. یہ تو آپ کی ضرورت ہے اور یہ تو اس شہر میں جو ہے وہ ہونی چاہیے، کیونکہ پہلے سے ہم نے جو سروسز ہیں وہ آلموسٹ چوک ہو چکی ہیں. جہاں تک تعلق ہے کہ ان اسپتالوں میں جو فیسلٹیز ہیں وہ پہلے سے موجود ہیں اور وہ اویلیبل نہیں ہوتی، ان کی مشینری خراب ہو جاتی ہے، ان کے جو مسائل ہیں ان میں جو ہے وہ کافی اچھا زاہد صاحب مجھے بتائیے گا، جس طرح سے ہم ہیلتھ فیسلٹیز دیکھ رہے ہیں، تو اگر ہم اس ہسپتال کی طرف چلیں تو اس میں خاص طور پر یہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس ہسپتال میں تمام امراض کا علاج کیا جائے گا. کتنا ضروری ہے ایسا ہسپتال ہونا؟ کیونکہ ہمارے سامنے پی آئی سی کے حالات ہیں، وہاں پر اتنی بڑی تعداد میں مریض ہوتے ہیں، صرف دل کے مریض ہی آتے ہیں، اور یہاں پر یہ چیز بھی شامل کی گئی ہے کہ تمام امراض کا علاج کیا جائے گا. تو مجھے بتائیے گا کہ کتنا ضروری تھا اس طرح کے اسپتال کا قیام؟ دیکھیں، ایک آپ آج پوری دنیا میں جو ہیلتھ اسٹیبلشمنٹس ہیں، جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ان کا جو پیٹرن ہے وہ بالکل تبدیل ہو چکا ہے. اب بالکل ٹرشری کیئر ہاسپٹل جو ہیں وہ ایک نئے اسلوب کے ساتھ اسٹیبلش ہوتے ہیں پوری دنیا میں. ہمارے پاس جتنے بھی اس وقت شہر میں اسپتال ہیں، آپ جو میو اسپتال ون آف دا اولڈسٹ ہیلتھ فیسلٹی ان سب کانٹیننٹ، تو وہ یہ تمام اسپتال جو ہیں یہ اپنے اپنے دور میں جدید اسپتال تھے، لیکن آج ان کو جدید اسپتال یا ان کی عمارت کو یا ان کے اندر جو فیسلٹیز ہیں، جس طرح یہ علاج معالجہ فراہم کرتے ہیں، وہ آج کے حالات کے مطابق نہیں ہے. تو یہ ایک ڈیفینیٹلی ایک اچھا میرے خیال میں اضافہ ہوگا کہ ایک ایسا اسپتال جو آج کے دور کے تقاضوں کے مطابق بنایا جائے اور اس میں تمام نہ صرف فیسلٹیز جو ہے وہ اویلیبل ہوں، تمام شعبے اس میں قائم ہوں، بلکہ ان کو آئی ٹی بیس ہوں، ایک پیپر لیس انوائرمنٹ ہو وہاں پہ، اور اس کو ایک نئے جو ہے وہ ایڈمنسٹریٹو اور اس کے ساتھ ساتھ جو گورننس کا ایک نیا پوری دنیا میں جو رجحانات ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چلایا جائے. تو یہ ڈیفینیٹلی باقیوں کے لیے بھی دیگر اسپتالوں کے لیے بھی جو ہے وہ مشعل راہ ہوگا، کیونکہ وہاں پہ جو اسٹیبلشمنٹ اس وقت موجود ہے، جو فیسلٹیز ہیں، جو ان کی اکوپمنٹ اور مشینری ہے، اس کی نہ کوئی ڈاکومنٹیشن ہے کہ وہ کب جو ہے وہ اس کی عمر پوری ہوگی، کب اس کو جو ہے وہ ریپیئر کرنا ہے، کب اس کی ریپلیسمنٹ ہونی ہے. یہ چیزیں وہاں پہ اور دوسرا زاہد صاحب آپ ہی رپورٹ ہیں. کرتے تھے بڑے ہسپتال تو ہیں لیکن وہاں پہ مسائل بھی اس طرح سے ہیں کہ عمارتیں پرانی ہو چکی ہیں، انفراسٹرکچر بہت پرانا ہے، تو اس وجہ سے ٹائم ٹو ٹائم اس سے مشکلات بھی پیدا ہوتی رہتی ہیں. اچھا، اس میں کیا زاہد صاحب ایسا ہے کہ اگر یہ نیا ہاسپٹل کا پروجیکٹ کمپلیٹ کرنے میں حکومت کامیاب ہو جاتی ہے تو شہر کے جو دیگر ہسپتال ہیں، جو بالخصوص شہر کے اندر میو ہاسپٹل کی بات کریں، گنگا رام ہاسپٹل کی بات کریں یا نواز شریف ہاسپٹل کی بات کریں، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سائڈ پر یہ ہسپتال بننے سے ان ہسپتالوں کے اوپر جو پیشنٹ کا دباؤ ہے اس میں کوئی کمی آئے گی اور ڈاکٹرز جو ہیں وہ زیادہ کوالٹی جو ہے وہ علاج کر سکیں گے؟ جی بالکل کمی آئے گی اور اس سے بہتری ہوگی، اور نہ صرف جو ہے وہ جو شہری ہیں ان کو بہتر علاج معالجہ میسر ہوگا، بلکہ یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ کے پاس ٹرشری کیئر فیسلٹیز جو ہیں وہ بڑھیں، تاکہ آپ کیونکہ دیکھیں، آپ آبادی کے لحاظ سے دیکھیں نا، اس وقت آپ کے پاس لاہور میں اسپتال کتنے ہیں اس لیول کے، جو 1000 اینڈ ابو دین 1000 بیڈ کیپیسٹی کے حامل ہیں. میو ہاسپٹل، گنگا رام سروسز، اس کے بعد آپ کا جو ہے وہ جناح اور جنرل ہاسپٹل، شیخ زید ہاسپٹل ابھی جو ہے وہ اب جا کے یہ چند سال پہلے جو ہے وہ 1000 پلس پہ گیا ہے، اس سے پہلے اس کی بیڈ اسٹرینتھ جو ہے وہ کم تھی. یہ آپ کے پاس ٹوٹل ہاسپٹلز ہیں. پی آئی سی کی آج بھی آپ کی 600 کی بیڈ اسٹرینتھ ہے، تمام اس میں ملا جلا کے سرجری اور کارڈک سرجری اور کارڈیالوجی میں، اور وہاں پہ بھی جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ وہ آلموسٹ چوک ہوتا ہے. تو آپ کے پاس باقی تو جتنے شہر میں اسپتال ہیں وہ تو اس سے چھوٹے ہیں. 2 آپ کے پاس گائنی ہاسپٹل ہیں، ایک آپ کا لیڈی ایچیسن، ایک لیڈی ولنگٹن. تو آپ ان کی تو فیسلٹیز نہ ہونے کے برابر ہیں. پبلک سیکٹر میں آپ جو ٹریٹمنٹ آپ شہر کی اگر آبادی کے لحاظ سے دیکھیں تو یہ بہت ہی ناکافی فیسلٹی ہے جو اس وقت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ پھر پرائیویٹ ہاسپٹل جو ہے وہ انہوں نے یہ گیپ کسی حد تک فل کرنے کی کوشش کی، وہ کہ وہ اپنے ڈائنامکس کی وجہ سے اس طرح کر نہیں سکے. تو یہ ایک اگر اس طرح کی فیسلٹی اسٹیبلش ہوتی ہے تو اس سے بہت زیادہ تو نہ صحیح لیکن ایک بڑا جو ہے وہ ریلیف تو ہے اس میں، وہ تو موجود ہوگا. اچھا زاہد صاحب، اس میں ایک سوال یہ ہے کہ
आपने शुरू में भी कहा कि इसको टीचिंग हॉस्पिटल होना चाहिए और इसके साथ कॉलेज लाजमी तौर पर अटैच किया जाए। अच्छा, इसका क्या फ़ायदा होगा बिलखसूस मेडिकल एजुकेशन के हवाले से, क्योंकि शहर के अंदर दीगर भी मेडिकल कॉलेजेस मौजूद हैं? और दूसरा ये बताइए कि जो शहर में सरकारी अस्पतालों में जो सहूलियात मौजूद नहीं हैं, वो कौन सी सहूलियात ऐसी हैं बिलखसूस जो इस अस्पताल को बनाते वक्त जो है वो फोकस रखना चाहिए, चाहे वो इलाज मुआवजे के हवाले से हों या पेशेंट्स को फैसिलिटेट करने के हवाले से हों, ताकि ये मंसूबा जब शुरू हो तो कम अज़ कम हुकूमत तक ये तजवीज़ ज़रूर पहुँचे कि इन अमूर का भी ख्याल रखना है। हाँ जी, बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी और बड़ी अहम बात की है सोको साहब के एक ऐसा अस्पताल देखें। इस वक्त जो हमारे पहले से बने हुए अस्पताल हैं, जो आखिरी सबसे ज्यादा जदीद हमारे पास अस्पताल है वो जिनाह अस्पताल है। लेकिन जिनाह अस्पताल में भी जब वो इस्टेब्लिश हुआ है तो वो उस तरह जो है वो उसकी जो इंटरग्रेटेड सर्विसेज है, क्योंकि ये जो हेल्थ फैसिलिटी होगी, जो भी टर्शरी केयर हॉस्पिटल है, उसकी जो सर्विसेज हैं, जो उसमें इलाज मुआवजे की सहूलतें हैं, वो एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। और इसी तरह ये तमाम बाकी जितने पुराने हमारे अस्पताल हैं जिनकी इमारतें अब पुरानी हो चुकी हैं, इनमें आप देखें अगर किसी में डायग्नोस्टिक फैसिलिटी, कोई तशखीसी जो मशीनरी है वो लगाई गई है तो वो अब बिल्कुल पहले से उसकी प्रोविजन ही मौजूद नहीं थी। बाद में कहीं पे कोई बंकर बना दिया गया, कहीं पे कोई जो है वो नई इमारत बनाई गई, और वो बाद में इजाफे की वजह से वो ना तो इमारतें आपस में इंटरलिंक्ड हैं। आप सर्विसेज देख लें, आप म्यू को देख लें, गंगाराम को देख लें, उसके बाद आप जो है वो जनरल हॉस्पिटल को देख लें। खैर जनरल हॉस्पिटल तो आप देखें ना कि 54 में ये 50s में इसको बनाया गया था एक बैगर हाउस के तौर पे, बिल्कुल, और वो बैगर हाउस के तौर पे एक बिल्डिंग जो है वो बनाई, वहाँ पे वो बैरक्स बनी और वो चल नहीं सका, और बाद में फिर आपने उसको जो है वो लेटर ऑन उस जगह को इस्तेमाल करने के लिए उसे एक जनरल हॉस्पिटल बना दिया, और आज वो एक टीचिंग हॉस्पिटल बन गया वक्त के साथ। लेकिन वो पर्पस बिल्ड जो है वो बिल्डिंग नहीं है, उसको पर्पस बिल्ड बनाया नहीं गया। तो ये जो आप फैसिलिटी बनाएंगे, ये आप आज के दुनिया के जो मॉडल्स हैं वो दुनिया बहुत एडवांस हो चुकी है। इंटरग्रेटेड उनके आईसीयूज हैं, उनकी डायग्नोस्टिक फैसिलिटीज हैं, उसके बाद उनके ऑपरेशन थिएटर्स हैं, वो तो बिल्कुल एक जो है वो डायनेमिक चेंज हो चुकी है बिल्कुल ट्रीटमेंट की। दूसरी बात, जहाँ तक इसको टीचिंग के साथ साथ जो है वो इसके साथ मेडिकल कॉलेज अटैच करने का, तो अगर आप ऐसा करेंगे तो उससे आपकी जो टर्शरी केयर की जो स्ट्रेंथ है वो बहुत बढ़ जाती है। देखिए, आपको प्रोफेसोरियल यूनिट्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, आपको टीचिंग फैसिलिटी मौजूद होगी, आप वहाँ पे इतनी बड़ी फैसिलिटी को ड्यूल यूज कर सकेंगे, जिस तरह होता है कि आप उसके साथ साथ ट्रेनिंग दे सकेंगे, आप वहाँ पे नौजवान डॉक्टर्स जो हैं वो उनको तरबियत दे सकेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करवा सकेंगे। तो आप एक तरफ तो इलाज मुआवजा फराहम कर रहे होंगे और दूसरी तरफ आप मेडिकल एजुकेशन जो है उसको भी बिलाशुबा जाहिद साहब, ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया है और ये वक्त की अहम ज़रूरत भी है। जिस तरह से हम देख रहे हैं शहर के अस्पतालों की सूरत हाल, तो वज़ीर आला साहब की जानिब से खुसूसी तौर पर इस पर नोटिस भी लिया गया, फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार करने की हिदायत भी जारी की गई। जाहिद साहब, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। अकमल, बिलाशुबा ये एक अच्छा इकदाम उठाया गया और जिस तरह से डिटेल में जाहिद साहब ने अस्पतालों की सूरत हाल से रिलेट करके बताया है, तो इसके बाद ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि वक्त की अहम ज़रूरत है। अच्छा, इसमें एक जो इंतहाई मुस्बत बात है ना कि वज़ीर आला पंजाब की जानिब से इसके लिए फिजिबिलिटी फौरी तौर पर तलब करना, इसका मतलब ये है कि वज़ीर आला पंजाब जो हैं वो बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट हैं कि हेल्थ फैसिलिटी के हवाले से शहर लाहौर के अंदर एक ऐसा सेटअप खड़ा किया जाए जिससे आम आदमी को जो है फ़ायदा पहुँचे। और अगर वज़ीर आला पंजाब इस प्रोजेक्ट को शुरू करके मुकम्मल कराने में कामयाब हो जाते हैं तो इसके नकूश हमेशा ही शहर लाहौर के अंदर मौजूद रहेंगे। और ये याद रखा जाएगा कि वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से शहर के अंदर एक ऐसा हस्पताल कायम किया गया, स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल कायम किया गया, जिससे आज भी जो हैं वो शहरी और दीगर इलाकों के जो मरीज़ हैं उनको फ़ायदा पहुँचाया जाता है। मेरा ख़्याल में ये अब ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि वो इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट जितनी जल्दी हो तैयार करें। और वज़ीर आला पंजाब जो है वो इस प्रोजेक्ट को अगर डायरेक्टली मॉनिटर करते हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि इस प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने के लिए, देखिए वज़ीर आला पंजाब क्योंकि ऑथराइज्ड हैं, वो इस प्रोजेक्ट को हंगामी बुनियादों पर भी शुरू करा सकते हैं और उनको कराना चाहिए। और अगर उनका ये इनिशिएटिव है और ये उनके विजन की अक्कासी कर रहा है कि शहर के अंदर
आप एक ऐसा हस्पताल ज़रूरत है, और अभी से नहीं, हम तो बड़े अरसे से कह रहे हैं कि एक हेल्थ फैसिलिटी को बेहतर करना चाहिए, और अगर इस तरफ कदम बढ़ा है तो मेरा ख्याल में ये एक बड़ा खुशाइंद है, और शहरियों के लिए भी, और हेल्थ एजुकेशन भी, और हेल्थ फैसिलिटी दोनों के अंदर जो है ये एक बड़ी लार्जर कंट्रीब्यूशन होगी पीटीआई हुकूमत की तरफ से भी और वज़ीर आला फिर 1000 बेड्स का अस्पताल जिस तरह बात की जा रही है, और जाहिद साहब ने कहा कि अब जदीद वक्त की जरूरतों के मुताबिक उसको बनाया जाएगा, तो ऑब्वियसली उस पर फिर हेल्थ सेक्टर में हम बिलाशुबा एक इनकलाब देखेंगे। देखिए अभी 1990 के बाद, यानी कि 1990 के बाद यहाँ पर मुस्लिम लीग नून की कंजेक्यूटिव 10 साल हुकूमत रही, उन्होंने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया। और अगर पीटीआई की हुकूमत और मौजूदा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार अपने इस 5 साल दौर के अंदर शहर को एक बड़ा अस्पताल देकर चले जाते हैं, तो मेरा ख्याल में ये उनकी हेल्थ सेक्टर के अंदर एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन होगी। उसकी दो वजूहत हैं। एक तो वो जो पीटीआई का मंशूर रहा है कि हमारी हेल्थ फोकस है, उसके अंदर जो है कंट्रीब्यूशन है कि हमने करके दिखाया है। और शहर लाहौर के अंदर हमने सिर्फ इस बात पे फोकस नहीं रखा कि हमने सड़कें बनानी है, हमने बल्कि हेल्थ का एक इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया। तो मेरे ख्याल में ये इनिशिएटिव और इस बड़ा पर इकदाम काम है और करना नाकाबिले फरामोश है कि 1000 बेड्स का हस्पताल, जदीद हस्पताल जिसमें तमाम अमराज का इलाज किया जाएगा। हस्पतालों पे ऑलरेडी शहर के बोझ इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये वक्त यहाँ हम जरूरत भी है, और ये अच्छा इकदाम उठाया जा रहा है। हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। और ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे, और अभी आपके साथ एक खबर शेयर करेंगे। इंटरेस्टिंग भी है, इसलिए इंटरेस्टिंग हम कहते हैं क्योंकि हर कोई जब अपनी तरफ से कोशिश करता है चीज़ों को बेहतर करने में, तो ऑब्वियसली उसके नताइज कहीं ना कहीं चाहे देर से लेकिन नज़र आना शुरू हो जाते हैं। वासा अफसरान की जानिब से ये इनिशिएटिव लिया गया था कि वो हफ्ते में एक रोज़ साइकिल पर अपने दफातर में आते थे, और ये सिलसिला इसी तरह से उनकी जानिब से जारी रखा गया है। MD वासा सैयद जाहिद अजीज़ की क़यादत में अफसरान साइकिल पर दफ्तर पहुंचे हैं। हफ्ते का दिन उनकी जानिब से डिसाइड किया गया था, वो साइकिल पे पहुंचते हैं दफ्तर तमाम ऑफिस के लोग। अकबर, किस तरह से देखते हैं इस फैसले को आप? देखिए, एक तो ये शहर के अंदर एक हेल्दी इन्वायरमेंट क्रिएट करने के लिए ज़रूरी है कि लोगों की जो ट्रैवलिंग हैबिट्स हैं उसमें तब्दीली लाई जाए, और ट्रैवलिंग हैबिट्स में तब्दीली, मुझे लगता है MD वासा साहब कहते हैं हफ्ते वाले दिन ना तमाम अपना एनर्जेटिक करे और आके ध्यान से काम करे। ये तो एक अपनी जगह मौजूद है, लेकिन आप जब ऑफिसर रैंक्स की जानिब से मैसेज दिया जाता है ना इस तरह की कोई भी एक्टिविटी करके, उसका इम्पैक्ट होता है नीचे। देखें, अमूमी तौर पर ऑफिसर से गाड़ियों में सफर करते हैं ना, आम अमला तो इसमें बहुत सारा ऐसा भी होगा जो अब साइकिलों पर भी आता होगा, मोटरसाइकिल पर आते हैं, कुछ पैदल भी आते होंगे। तो आप बेसिकली ये मैसेज दे रहे होते हैं, और ये मेरे ख्याल में गुड हैबिट्स हैं। अगर आप मिसाल के तौर पर ये एक महकमा है, इसको आप आहिस्ता आहिस्ता रेप्लिकेट करते जाएं मुख्तलिफ महकमों के अंदर, ये आप स्टार्ट में करें जी हफ्ते में एक दिन सारे साइकिल पर आएंगे, तो आप देखिए उस दिन शहर की पोल्यूशन भी कम होगी, उस दिन शहर के अंदर ट्रैफिक का दबाव भी कम होगा उस आप, और फिर साइकिल इटसेल्फ, साइकिलिंग जो है वो एक हेल्दी है, हेल्थ के लिए देखिए हेल्थ के लिए आपका चाहे ब्लड प्रेशर है, आपका चाहे हार्ट पंपिंग का वो है, आपको और भी बहुत सारे आपके सेहत के मामलात हैं उसमें बेहतरी लाता है। बिल्कुल ऐसे आपकी एक्सरसाइज भी हो जाती है, यानी एक पॉजिटिव साइन है। इसको मेरा नहीं ख्याल कि हमें दूसरे पर्सपेक्टिव में सोचने की जरूरत है। ये एक गुड जेस्चर है, और गुडविल जेस्चर जो है वो उसके जरिए से बाकी एम्प्लॉयज को मैसेज दिया और समरूप साहब, मैंने इसीलिए ये चीज की कि हम अपने तौर पे कोशिश जब करते हैं, कुछ अपना हिस्सा डालने की कोशिश करते हैं, तो चाहे देर से लेकिन उसका फायदा जरूर होता है। अब मैं इसको कोरोना के साथ रिलेट इस तरह से करने वाली हूँ कि हम लोगों को हर रोज तनकीद का निशाना बनाते हैं, एक दूसरे को वजह करार देते हैं कोरोना फैलने की, कभी हुकूमत को, कभी ऑपोजिशन को, कभी बाजारों में रश की सूरत को, ताजिरों को। मुझे ये देखना है कि मैं सारा दिन किस तरह से गुजार रही हूँ, अगर मैं बाहर जा रही हूँ तो मैं किस तरह से अपने आप को महफूज रख रही हूँ, इर्द गिर्द वाले लोगों को क्या बता रही हूँ, ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। देखिए, ऑब्वियसली एक इंडिविजुअल बिहेवियर जो होता है ना, वो सोसाइटी के अंदर बहरहाल एक अपना असर छोड़ता है, और उसका एक असर मौजूद रहता है। आप जब कोई भी SOPs हैं उसका अपनी ज़ात के ऊपर इतलाक करते हैं, तो ऑब्वियसली उसमें आप अपनी ज़ात को भी सिक्योर कर रहे हैं, और दूसरे शख्स को जो आपके साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं उनको भी आप सिक्योर कर रहे हैं। तो हेल्थ के जो मौजूदा SOPs हैं बिलखसूस कोरोना के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके तहत अगर आप रोज़मर्रा की बुनियाद पर अपनी मूवमेंट करते हैं तो यकीनन ओवरऑल उसका सोसाइटी के ऊपर इम्पैक्ट होता है। हुकूमत बाज़ दफ़ा महज कैंपेन तक मौजूद होती है, बाज़ दफ़ा प्रैक्टिकल इकदाम भी उठा रही होती है, वो एक अलग पूरा एक पोर्शन है। लेकिन पब्लिक का रिस्पांस क्या है, क्या पब्लिक रिस्पॉन्सिव है,
क्या पब्लिक रिस्पॉन्सिबल है? अगर ये दोनों चीज़ें पब्लिक के अंदर मौजूद हैं और एक इंडिविजुअल सतह के ऊपर भी लोग एक पॉजिटिविटी का मुजाहरा करते हैं, तो यकीनन उसके जो असरात हैं वो उस शख्स पर भी होते हैं और पूरे समाज पर भी होते हैं। तो मेरा ख्याल में कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से शहरियों को जो है वो कम अज़ कम माहिरीन शोबा हेल्थ जो हैं उनकी आरा को जो है वो तवज्जो से सुनना चाहिए, और ये अपने बिहेवियर के अंदर, अपने रवैयों के अंदर जो है वो लचक पैदा करनी चाहिए। बिल्कुल। आप जब अपने बिहेवियर रवैयों के अंदर लचक पैदा नहीं करते तो उसका नुकसान आपको भी होता है और आपसे जुड़े लोगों को भी। मुझे नहीं समझ आ रही सुमरू साहब, इंतजार किस चीज का किया जा रहा है? आपके स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी बंद की गई, किसी वजह से की गई हैं? आपको महदूद रहने का कहा जा रहा है। आपके रेस्टोरेंट्स जो हैं वहां पर ऑब्वियसली अब फैसला ये किया गया है कि डाइनिंग नहीं होगा, लोग वहां से खाना लेकर जा सकते हैं, टेक अवे कर सकते हैं। दूसरा, फिर आपके सामने केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, हर रोज डेथ्स जो रिपोर्ट हो रही हैं वो भी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। वेंटिलेटर्स पर कितने मरीज हैं, इंतहाई निगहदाश्त, और इसके साथ साथ सेंसिटिव कितने मरीजों की हालत तशवीशनाक है। ये सब चीजें डिस्कस करने के बावजूद भी अगर हम एहतियात नहीं कर रहे हैं। देखिए, आज सुबह भी एनसीओसी ने जो डेटा जारी किया है उसके मुताबिक शहर लाहौर के अंदर जो हैं वो 84 पेशेंट्स ऐसे हैं जो वेंटिलेटर पर मौजूद हैं, और यकीनन ये तशवीशनाक बात है। और रोज़मर्रा की बुनियाद पर जो इदाद शुमार सामने आ रहे हैं, ये इदाद शुमार ये बता रहे हैं कि पंजाब के अंदर जो शरह है पॉजिटिविटी की, हर 100 पेशेंट्स अगर टेस्ट कराते हैं तो उनमें पॉजिटिविटी की शरह 6.5% है, यानी वो शरह बढ़ गई है और उस शरह में इजाफा हो गया है। तो आप अगर उस शरह को कम करना चाहते हैं, पॉजिटिव तो फिर एहतियात ही हल है सुमरू कम साहब। करना चाहते हैं तो फिर आपको एसओपीज को बिल्कुल ऐसा ही है, एसओपीज को फॉलो किए बगैर कोई हल नहीं है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे भी एक अहम खबर आप तक पहुंचानी है, और अहम खबर यह है ट्रैफिक असिस्टेंट की भर्ती के लिए उम्मीदवारों का तहरीरी इम्तिहान है। कोरोना केसेज में इजाफे के बावजूद हजारों उम्मीदवारों का इम्तिहान। जी तो नाज़रीन, बस हमारे साथ मौजूद थे और अहम खबर के हवाले से उन्होंने हमें आगाह किया। आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम के इस हिस्से में, जो आज का हमारा टॉपिक होगा इंतहाई अहम और अवाम की सबसे बड़ी परेशानी इस वक्त है महंगाई, जिसकी वजह से अवाम बहुत ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा मुतासर नज़र आ रही है। कोविड-19 की सूरत हाल ने बिलाशुबा इस वक्त बहुत कुछ महदूद करके रख दिया है, लेकिन इसके साथ साथ अवाम का ये कहना है कि ना सिर्फ वो अशिया जो रोज़मर्रा इस्तेमाल की हैं, खाने पीने की हैं, वहाँ तो महंगाई हुई है, लेकिन वो अशिया जो कि ज़रूरत ज़िंदगी हैं, उन्हें कभी इस्तेमाल के लिए ख़रीदनी पड़ती हैं, उनकी कुव्वत ख़रीद जवाब देती जा रही है। जाएं तो कहाँ जाएं, किस तरह से गुजर बसर करें? बिल इतने ज़्यादा आ जाते हैं कि लोग कहते हैं कि हमारा गुजारा मुश्किल हो गया है। उस पर फिर लोगों की परेशानी इस तरह से ज़्यादा बढ़ जाती है जब कुव्वत ख़रीद मुकम्मल तौर पर जवाब दे जाती है। तो हमारे कुछ रिपोर्टर्स हमारे साथ मौजूद होंगे और बताएंगे शहर में महंगाई की सूरत हाल क्या है। पहले आपको वो दिखाते हैं। महंगाई का तूफान बिल्कुल गुज़श्ता दिनों की तरह बरकरार है, और अगर ख़ास तौर पर आज अगर अदरक की बात की जाए तो सरकारी रेट लिस्ट के मुताबिक अदरक की कीमत जो है वो 545 रुपये फ़ी किलो सरकारी रेट लिस्ट पर बताई गई है, लेकिन हकीकत ऐसी नहीं है। अदरक महंगा है बहुत ज़्यादा, गंदी सब्जी होती है उसका रेट निकालते हैं, अच्छी सब्जी का ये रेट नहीं निकालते, और ये उसके बाद छापे मारते हैं। सब्जियां सारी महंगी हैं, आलू भी कल सस्ते थे, आलू भी आज महंगे हो चुके हैं, प्याज भी उस तरह ही हैं, टमाटर भी उस तरह ही महंगे जा रहे हैं। जो गंदे टमाटर हैं वो 80 रुपये रेट है उनका टमाटरों का। सब्जी फरोश है उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि सब्जियों और फलों की कीमतों में इजाफा की वजह ये लोग नहीं है, बल्कि हुकूमत की जानिब से सही तरह से रेट लिस्ट जारी नहीं किया जाता, जिसकी वजह से शहरियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और सब्जी फरोशों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। एक जानब पंजाब हुकूमत की महंगाई के हवाले से सब अच्छा की रिपोर्ट है, तो दूसरी जानब ज़मीनी हक़ाइक़ जो हैं वो इससे यकसर मुख्तलिफ नज़र आते हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि अगर हम बुनियादी अशिया ज़रूरिया की कीमतों पर नज़र डालें या सस्ते अवामी ईंधन की कीमतों पर नज़र डालें तो इसकी कीमतों में बतदरीज इजाफे का सिलसिला जारी है। LPG की कीमत में भी तसलसल के साथ इजाफा देखने में आया। चंद रोज़ पहले 2 रुपये फ़ी किलोग्राम LPG की कीमत में ओगरा ने इजाफा कर दिया और इसका नोटिफिकेशन भी जारी किया गया। जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और पंजाब हुकूमत की जानिब से जो सब अच्छा की रिपोर्ट है। तो ये ज़मीनी हक़ाइक़ हैं कि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, और महंगाई आपको हर जगह पर नज़र आ रही है, वो चाहे सब्जियां हैं, वो चाहे फल है, आटा है, चीनी है, फिर रोज़मर्रा इस्तेमाल के, जैसा कि शहजाद ने बताया रिसेंटली LPG की कीमतों में इजाफा हुआ है, लोग परेशान नज़र आ रहे हैं। तो जब मैंने लोगों की बात की तो लोगों की परेशानी क्या है वो भी आपको दिखा देते हैं। हम ये से हुकूमत से ना माफ़ी मांगते हैं, ये घर चले जाए,
मियाँ साहब आए तो कुछ होगा, लेकिन गरीब बंदे की वैल्यू कोई नहीं, ना इज़्ज़त कोई नहीं है। महंगाई इतनी ज़्यादा है, क्या करें। चीनी 70 रुपये थी, 120 ले रहे हैं, वो भी ब्लैक मिल रही है, आटा भी नहीं मिल रहा, क्या करें। सर फ़िलहाल तो गवर्नमेंट के जो सूरत जितनी भी पॉलिसीज़ हैं उसके मुताबिक महंगाई का आलम इस तरह का हो गया कि सारे कारोबार फ्लॉप हो रहे हैं। रेंट से दुकानों के दिए नहीं जा रहे, जो वर्कर सामने रखे हुए थे उनको भी जवाब देना पड़ रहा है, ड्यूटीज़ साथ साथ डबल ड्यूटियाँ करके भी निज़ाम नहीं चल रहा है, इतनी ज़्यादा महंगाई हो चुकी है। जी बिल्कुल, पहले मतलब में अगर 50% थी ना तो अब चार्जेस अगर 50,000 किसी के खर्चा होता था तो अब 10,000 एक्स्ट्रा ही बढ़ गया, 5 से 10,000 हो गया। या मतलब LPG पहले 100 रुपये है, 85 रुपये तक भी। जी बहुत शुक्रिया, आपने अवाम के शॉर्ट्स देखे हैं और अवाम का जिस तरह से कुव्वत ख़रीद अवाम की जो है वो जवाब दे चुकी है। अवाम परेशान नज़र आ रहे हैं, गुफ्तगू आपने उनकी सुनी है। महंगाई की सूरत हाल कंट्रोल से आखिर क्यों बाहर है, इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है, इस पे हम बात करेंगे। मुझे भी एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। तो आवाम परेशान है महंगाई की वजह से, तो कोशिश करते हैं आवाम की परेशानी किसी तरह से कम करने की। प्लानिंग क्या की जा रही है इस महंगाई को कम करने के लिए, हुकूमती मौक़िफ़ जानने के लिए हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद होंगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा हैं मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा, खासी एक्टिव नज़र आती हैं, हर प्लेटफॉर्म पर हम देखते हैं आवाम के लिए भी बात करती हैं, हुकूमती तरजीहात क्या है वो भी बयान करती रहती हैं। लेकिन ये जो आवाम का इस वक्त मसला है, इस पर हुकूमती मौक़िफ़ क्या है, किस तरह से आवाम के लिए आसानी पैदा की जा रही है। आवाम जो ये कह रही है कि उनकी कुव्वत ख़रीद जवाब दे चुकी है, मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं, तो ये किस तरह से कम की जा सकती हैं, मुसर्रत साहिबा से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुसर्रत साहिबा। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया, आपके वक्त का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का प्रोग्राम हमने अवाम के लिए स्पेशली रखा है क्योंकि इस वक्त अवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई बन चुका है। और बिलाशुबा आप अच्छे तरीके से बता सकती हैं कि प्लानिंग क्या की जा रही है। अभी अवाम इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान नज़र आ रही है कि जो चीज़ भी खरीदने चले जाएं सिर्फ और सिर्फ महंगाई है, और इसका जिम्मेदार अवाम करार दे रही है हुकूमत को। क्या कहना चाहेंगी? देखें, सबसे पहले तो मैं अर्ज़ करूं कि महंगाई है और अवाम की ये परेशानी और ये जो उनकी कह लें कि कुव्वत ख़रीद में जो कमी आई है उसके कुछ मुहर्रकात हैं, उसके कुछ रीज़न्स हैं। पहले मैं वो रीज़न्स बताती हूँ, फिर हमने अभी तक कौन कौन सी किस किस सेक्टर में हम रिलीफ दे पाए हैं मैं वो आपसे अर्ज़ कर लेती हूँ। देखिए, जब पाकिस्तान की हमें ये बारहा बताना पड़ता है कि अगर अवाम इस महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं, तो उसकी पहली वजह यह है कि जब हमें ये गवर्नमेंट मिली तो 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था। उसके बाद याद रखें कि जब आपके मुल्क में सारी ही इंपोर्ट हो रही और एक्सपोर्ट आपकी ना हो, 5% तक कमी रह गई थी आपकी एक्सपोर्ट में, यानी कि 5% में इट मीन्स नथिंग। आप बाहर कुछ नहीं भेज रहे थे और बाहर से सब कुछ मंगवा रहे थे। उसके बाद अगला पॉइंट ये, जब हम बाहर कुछ नहीं भेज रहे और मंगवा रहे हैं तो इट मीन्स के मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे किसी चीज़ की भी नहीं हो रही थी। फिर उसके बाद बड़े आर्टिफिशियल वे में ऑक्सीजन लगा के, मैं ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि डॉलर के मुकाबले में रुपए को इन्होंने जिस तरह से सहारा दिया हुआ था, वो आर्टिफिशियल ग्रोथ की वजह से वो भी जब रियलिटी पे आए तो फिर जिसकी वजह से महंगाई का सामना करना पड़ा मुल्क को। उसके बाद आगे अब मैं अपना बता देती हूँ कि ये जो नवंबर 2020 है, इसमें हमारी टेक्सटाइल के अंदर अब हमारी जितनी भी इंडस्ट्री है वो अब उनके पास कैपेसिटी खत्म हो गई है, मैन्युफैक्चरर के पास मजीद ऑर्डर्स लेने की, दे आर ऑल बुक्ड। और जिसकी वजह से इसका इम्पैक्ट क्या आएगा आम आदमी पे कि आज फैसलाबाद और उसकी सराउंडिंग्स और उसके नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर लेबर नहीं मिल रही, यानी कि तमाम लोगों को रोजगार मिला। फिर उसके बाद हम स्मार्टफोन मोबाइल की ये बड़ी खुशाइन बात है कि मैन्युफैक्चरिंग भी पाकिस्तान में होगी और बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो यहाँ पे अपनी इंडस्ट्री लगाना चाह रहे हैं, उससे भी रोजगार मिलेगा। फिर उसके बाद जो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इस वक्त हमारे मुल्क में ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह 20 अरब डॉलर से ज़्यादा हमने कर लिए हैं। जब बेसिक सहारा दे के उसके बाद हम आ जाते हैं आवाम को रिलीफ। हमने कोई तकरीबन चीनी की अगर हम बात कर लें जिसका हमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म सहना पड़ा, तो कोई 20 रुपए पर केजी हमने काम किया, लेकिन ये मजीद इसमें रिडक्शन होगी। वी आर वर्किंग ऑन इट। लेकिन मुसर्रत साहिबा, ये क्रिटिसिज्म आपको नहीं लगता कि बिल्कुल ठीक क्रिटिसिज्म किया जा रहा है? क्योंकि जब
आधी कीमत से भी ज्यादा इजाफा होगा तो आवाम तो क्रिटिसाइज करेगी। मैं अर्ज करूं कि जो हो गया मैं तो उसकी कोई सफाई नहीं दे रही हूं, मैंने तो मुहर्रकात बताए। मैं आगे जो बेहतरी वाली खबरें हैं, बेहतर है कि हम आवाम को जरूर कर लें। मसलन अगर मैं आपको 2-3 फिगर्स बताऊं, जैसे मैंने 20% का मैंने बताया ना कि टेक्सटाइल और फार्मास्यूटिकल की जो बरामदात है उसमें भी 20% इजाफा बड़ा खुशाइंद है इतने शॉर्टर पीरियड में, और आगे ये बढ़ेगा। उसके बाद हमारी जो है एक माह के अंदर जो सर्जिकल की अशिया हैं उनमें 11% इजाफा हुआ है, जो बड़ा खुशाइंद है। और खवातीन के जो गारमेंट्स हैं वो 4% तक चले गए हुए हैं। मैं ये सारी चीजें एक्सपोर्ट की बात कर रही हूँ। इससे आपके मुल्क में ज़र मुबादला भी आएगा, आपकी जो इंडस्ट्री थी जो तबाह हाल थी उसको भी एक ऑक्सीजन से बढ़ के अब आगे वो अपने, पहले तो सबको अपने सर्वाइवल की पड़ी हुई थी, और आपको पता है कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री ने सबसे बड़ी हिट ली, और अब इंशाअल्लाह ताला हर आने वाला दिन पाकिस्तानियों के लिए, आपके इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए, आपके मजदूर के लिए अच्छा होगा। उसके बाद अभी अगर मैं बात करूं, सबसे बड़ा जो मुहर्रक होता है महंगाई का, दैट इज इन्फ्लेशन रेट। इन्फ्लेशन वॉज वेरी हाई, इसमें कोई डाउट नहीं है। मीडिया ने भी जो रिपोर्ट किया, जो अवाम ने सहा, लेकिन हम इसको सिंगल डिजिट पे लेके आए हैं। अगर मैं अक्टूबर की बात करूं तो इट वॉज 8.93%, और अब अल्हम्दुलिल्लाह ये इट इज 8.30% इस महीने में। ये हम मजीद इसको इन्फ्लेशन, आपको भी पता है कि अफराते ज़र यानी कि कीमतों में इजाफा की जो शरह, ये मैं आम आदमी को समझाने के लिए इसलिए बात कर रही हूँ। जो उससे भी जो अगली चीज़ है कि हम हर आने वाले दिन, मैंने हमेशा जितने भी आपके प्रोग्राम्स हैं आप निकाल लें, मैं ये बारहा अर्ज करती थी, हर सेक्टर में आप इम्प्रूवमेंट देखेंगे, हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट देखेंगे। हमारा पिछले दिन से आने वाला दिन बेहतर होगा। हमने बड़े मुश्किल हालात में आपकी इकोनॉमी को, आपके मुल्क को संभाला दिया। हम जो दी बेस्ट अवेलेबल रिसोर्सेज के अंदर, अवेलेबल ऑप्शंस के अंदर कर सकते थे, हमने किया। लेकिन आगे इंशाल्लाह एवरी डे इज हैविंग अ गुड न्यूज़। उसकी वजह यह है कि मैं ये अर्ज करूं कि इस मुल्क में अगर मैं 2-3 चीज़ें हैं जो बताना, शेयर करना ज़रूरी है। आपके मुल्क के अंदर मैं खाली, अगर आप ये जो बर्गर के अंदर हम चीज़ इस्तेमाल करते हैं, मैं एक एग्जांपल आपको देती हूँ। आपको पता है कि हमारे मुल्क में चीज़ हम सारे का सारा ऑलमोस्ट बाहर से मंगवा रहे थे, और हमने इन ऐसी तमाम चीज़ें हमने इनको लग्जरी में डाला और इनके ऊपर हैवी टैक्सेस लगाए, ताकि इधर के जो लोकल, और अब गुजरांवाला और उसके सराउंडिंग्स में चीज़ की इतनी ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और आपकी डेयरी को और आपके अल्टीमेटली जाके दूध उन्होंने किसान से लेना है, तो हर चीज़ को हमने इन्वॉल्व किया, इंगेज किया। वी आर ट्राइंग कि हर चीज़ के अंदर हम जो फजूल किस्म की चीज़ें भी, हम हर चीज़ बाहर से मंगवाते थे, जिससे आपकी लोकल इंडस्ट्री, लोकल मैन्युफैक्चरिंग तबाह हाल होकर रह गई थी। हम इंशाअल्लाह ताला हमारी जो इकोनॉमी के जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं, लेकिन हमारी चलेगी मुसर्रत साहिबा, बिलाशुबा ये अच्छे इकदाम हैं। आपने जिक्र किया, आवाम को ये पता होना चाहिए था, बहुत जरूरी है। यहाँ पर जो छोटे छोटे आवाम के मसाइल हैं, मैं उनका जरूर जिक्र करना चाहूंगी। ये मेरे सामने सरकारी रेट लिस्ट मौजूद है। ये पिछले मंडे का इस टाइम रेट है, जो कि चिकन का और अंडों का रेट है। पीर से लेकर अगर मैं आज के दिन की बात करूं, अंडों का रेट 178 रुपीज से पहुंच चुका है जी 183 तक, 183 रुपए। ये एक हफ्ते के दौरान महंगाई का ये दौरानिया है। अब 183 से मंडे से टिल नेक्स्ट सैटरडे मैं क्या समझूं कि ये इसी तरह मतवातर कीमतों में अगर इजाफा होता जाएगा, चिकन, अंडे, अदरक, प्याज, लहसुन, अवाम की यही खरीदने की जो है वो सकत नहीं रह जाएगी, तो मुझे बताएं अवाम तो महंगाई से दुहाई देंगे ना। फिर ये तमाम डिटेल्स जो आपने बताई हैं, गरीब आदमी इस पर कैसे इक्तफा कर लेगा, कैसे मान लेगा कि हुकूमत वाकई कुछ कर रही है? जी बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए हमारी जो पॉलिसी है, जो मैंने अर्ज किया कि उसको मैं रिलेट करती हूँ आपकी इस महंगाई से। देखें जब हमारी पॉलिसी, मैंने अर्ज किया कि हमारी एक्सपोर्ट सेंट्रिक एंड हम जो इंपोर्ट है उसको डिस्करेज कर रहे हैं, उससे क्या होगा कि आपके मुल्क में मैन्युफैक्चरिंग होगी, आपके मुल्क में रोजगार मिलेगा, और आपके अपना मुल्क और अपने आपके मुल्क के लोग उसके बेनिफिशरी, डायरेक्ट बेनिफिशरी होंगे। अब देखें जब असल इशू ये है, आई वांट टू टेल यू वन थिंग, विद द पैसेज ऑफ टाइम छोटी मोटी इंक्रीज आनी ही होती है, लेकिन ये अब नॉर्मल नहीं होनी चाहिए कि ऑल ऑफ सडन ये डबल के जंप पे नहीं जानी चाहिए। 1-2-4 रुपए का मसला नहीं होता। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि लोगों की कुव्वते खरीद को इम्प्रूव करना, बढ़ाना, उन्हें रोजगार के मौके देना, और
हमें जो सबसे बड़ा चैलेंज है, जिसको हम हमेशा हमें क्रिटिसिज्म भी सहना पड़ता है कि इतनी करोड़ नौकरियां, इतनी वो गवर्नमेंट सेक्टर की नौकरियों की हम बात नहीं करते, हम ऐसी अपॉर्चुनिटीज दे दें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तौर पर और आपके प्राइवेट सेक्टर को, कि वहां पे आम आदमी के लिए जॉब्स क्रिएट हों और उनका अर्निंग लेवल जब बढ़ेगा तो फिर उनकी क़ुव्वत खरीद बढ़ेगी। और ये जो महंगाई आज, जब आपकी सैलरी आपके पूरे खानदान में एक फर्द कमाने वाला हो और पूरी खानदान को उसने फीड करना हो, तो फिर जो महंगाई फील होगी। हम ये चाहते हैं, जहां हम जो कर रहे हैं, जैसे हमारा जो एहसास प्रोग्राम है, जिसमें अब आप जो बात करें कि एक वो तबका है जिसकी क़ुव्वत खरीद वाकई इन चीजों के लिए वो नहीं है, कंपैरिजन ही नहीं है उसका कोई, उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हम जो पैरेलल कुशन भी दे रहे हैं, सपोर्ट कुशन इन शेप ऑफ हमारा एहसास प्रोग्राम जो है। मसलन एहसास प्रोग्राम में हमने आपके नादार और बुजुर्ग बाहिम्मत बुजुर्ग प्रोग्राम के तहत हमने एक बुजुर्ग जो अंडर पॉवर्टी लाइन है या वो जो काम नहीं कर सकते उनको हमने कवर किया। हमने हामला खवातीन को या जिनके बच्चे अभी पैदा हुए हैं उनको हमने, उनके बच्चों की, आपको पता है मेल नरिशमेंट का एक इतना बड़ा इशू है कि बच्चे हमारे को पूरी खुराक ही नहीं मिल पाती। मुझे सिर्फ ये बता दें, आपने कभी रेट मुर्गी के ये सुने हैं कि 328 रुपए मार्केट में किलो मिल रही है, अंडे आपको 183 रुपए मिल रहे हैं। अब ये जब चीजें आप हर रोज खरीदने जाते हैं ना, तो ना सिर्फ वो लोग जो कि वाकई खरीदने की सकत नहीं रखते हैं, हम जैसे लोगों का बजट भी इस कदर मुतासिर होकर रह गया है कि आपने चीजें लिमिटेड कर दी हैं, तीसरे हिस्से की आपकी कुव्वत खरीद रह गई है। अब आवाम के लिए खुशखबरी, हुकूमत से ये चाहिए कि कम से कम अंडों के रेट नॉर्मल हो जाएं, चिकन का रेट जो कि हम सस्ता प्रोटीन कहते थे आवाम की पहुंच से दूर हो चुका है। आपने खाना बनाना है, आपको बेसिक चीजों की जरूरत पड़नी है, आवाम कह रही है वो भी वो खरीद नहीं सकते। मौसम में तब्दीली हुई, एलपीजी की कीमत में इजाफा हो गया, किसी ने इस पर भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया। ये आवाम की छोटी छोटे मुतालबात हैं, मुश्किलात हैं, और ये जब इन द लॉन्ग रन आपने महीने की पूरी ग्रॉसरी करनी है, आपने बिल देने हैं, आपके पास कुछ नहीं रह जाता, तो लोग तो बेचारे दुहाई देंगे। अब ये जो कीमतें मेरे सामने हैं, तारीख की बुलंद तरीन सतह पर लोग कह रहे हैं पहुंच चुकी हैं। देखिए, मैं अर्ज करूं कि हमने ना हमेशा जो भी एवरेज होती है कि लास्ट 5 ईयर्स में इंक्रीज क्या थी, या हमने इसको रिलेट करना होता है इन्फ्लेशन से, आइटम टू आइटम नहीं होती चीज़ें किसी भी दुनिया के खिते में। उसके बाद मैंने अर्ज किया कि हम इसको सिंगल डिजिट पे लेके आए हैं, जो कि वाकई आपकी बात ठीक है कि अर्निंग और एक्सपेंडिचर्स में कंपैरिजन नहीं रहा ना। जब कंपैरिजन होता है तो फिर जाके लोगों की कुव्वत खरीद बेहतर रहती है, तो उनको महंगाई फील नहीं होती। मैं सिंपल सी बात बताऊं, चाहे आपके अंडे 100 रुपए भी दर्जन हो, जिसके पास वो 100 रुपया नहीं है उसके लिए वो महंगे हैं, ये एक समझने की बात है। और अगर आपके अंडे 150 हो तो जिसके पास पैसे हैं उसके लिए वो उसकी कुव्वत खरीद का कंपैरिजन यानी कि उसका आपस में बैलेंस होना, कंपैरिजन होना इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जो मैं अर्ज कर रही थी कि हमने सोसाइटी के जो महरूम तबके थे उनकी हेल्थ को, एजुकेशन को हम कवर करने जा रहे हैं। उसके बाद आगे हमने अपॉर्चुनिटीज, जैसे हमने रोजगार का जो बिजनेस के मौके, इंटरेस्ट फ्री लोन्स यूथ को भी दे रहे हैं। उसके बाद हमने जो रिमोट एरियाज के हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स थे उनमें हमने खवातीन को भी हमने मतलब उनके इलाके के इन्वायरमेंट के हिसाब से उनको भी हमने आसान अकसात में कर्जे या एनिमल्स या रिक्शे या इस तरह की चीजें दी, ताकि लोगों की अर्निंग, मकसद है लोगों की अर्निंग को बढ़ाना, उन्हें जॉब्स देना, कमाने के मौके फराहम करना, ताकि वो अपनी रोजमर्रा जिंदगी की जो अशिया जरूरत है उनको खरीद सके। इसके ऊपर वी आर वर्किंग डे एंड नाइट। मैं आपको ये एक चैलेंज तो नहीं कहना चाहिए। काम हो रहा है, मुझे क्लोजिंग की तरफ जाना है, मुझे सिर्फ ये बता दें, इस पे दिन रात काम किया जा रहा है, खुशाइंद है। मुमकिन कब हो सकेगा ये आवाम को कब ये खुशखबरी मिलेगी कि वो मार्केट जा रहे हैं तो उनको ये तमाम चीजें जो हैं वो सस्ती मिल रही हैं? देखें, मैंने पहले अर्ज किया कि हमने जिनमें अननेसेसरी इंक्रीज थी प्राइस की, जैसे चीनी 20% 20 रुपी पर केजी डाउन हुई है, आगे मजीद होगी। बाकी जहां तक रहेगी बात, आपको मैं ये कहती हूँ आज का ये मेरा प्रोग्राम याद रखिएगा। फिर जब आप मुझे दोबारा नेक्स्ट किसी प्रोग्राम में बुलाती हैं 2 वीक्स 3 वीक्स 4 वीक्स या 1 मंथ 2 मंथ्स के बाद, तो हर आने वाले टाइम में आपको फर्क नजर आएगा, लोगों में थोड़ा सा जो रिलीफ बेहतर आपको नजर आएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पहले भी कहा था कि जो 2021 है
इंशाल्लाह ये हमारे मुल्क और कौम के जो गरीब आवाम है या जिनकी आई विश, क्योंकि लास्ट टाइम जब आप हमारे प्रोग्राम में आई थी और अब महंगाई डबल हुई है, लेकिन आई विश, आई होप कि ऐसा ही हो कि जब नेक्स्ट टाइम हम आपको इनवाइट करें तो ये महंगाई का ग्राफ बहुत ज्यादा नीचे आ गया। बाकी इंडिकेटर्स को भी देखो, आज आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट आई है, जब मैं बात कर रही हूँ सीमेंट इंडस्ट्री में इंप्रूवमेंट आई है, हमने रोजगार के मौके दिए, आपके मुल्क में स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरर आ रहे हैं, उससे कितना रोजगार मिलेगा। उसके बाद अर्ज करूं कि हर इंडिकेटर जो इकोनॉमी से रिलेटेड है, जो डायरेक्ट इंपैक्ट जिसका आम आदमी के ऊपर आता है, वो हमारा बेहतर हुआ है। जब हम इस वक्त बात कर रहे हैं, जब हम आए थे 20 अरब का करंट अकाउंट डेफिसिट था, आज हम सरप्लस में हैं। तो उसके बाद हमारी इंपोर्ट्स, अगर हम ये कहें कि पहले जो एक्सपोर्ट्स हमारी 5% तक कम थी, जब हमें गवर्नमेंट उसकी लेवल इतना कम हो गया हुआ था, अब हमने कुछ सेक्टर्स में मोर देन 20% हमने उसको इम्प्रूव किया है। तो हर एरिया में इंप्रूवमेंट है, उसका इम्पैक्ट हर बंदे तक आने में ये इंप्रूवमेंट जैसा कि आप बता रही हैं, इस चीज से हम बिल्कुल इनकार नहीं कर रहे, हो रही होगी, लेकिन आम आदमी जिसकी तरफ से हमेशा शिकायत आ रही है, हम चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो आम आदमी की शिकायत भी जो है वो हमें कम नजर आए, बल्कि खत्म होती नजर आए। आई होप ऐसा ही हो। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। मुसर्रत जमशेद चीमा साहिबा हमारे साथ मौजूद थी। अवाम की परेशानी है, महंगाई बढ़ती चली जा रही है और इस पर हुकूमत क्या कर रही है, हुकूमत की प्लानिंग क्या है, आगे अवाम की बेहतरी के लिए क्या होने जा रहा है, मुसर्रत साहिबा ने ये बताया। फिलहाल ग्राउंड रियलिटी ये है कि अवाम परेशान नजर आ रही है। अवाम ये कह रही है कि हम किस तरह से गुजर बसर करें, बिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं, घर का जो खर्चा है वो मैनेज नहीं हो पा रहा। अब जब ये चीजें हर घर में डिस्कस हो रही होती हैं तो ऑब्वियसली माहौल जो है वो घर का बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है। जब आपकी कुव्वत खरीद नहीं रहेगी, कोविड की वजह से ऑलरेडी स्कूल कॉलेजेस बंद हैं, बच्चे भी घरों में हैं, आपकी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस बंद हैं, लेकिन आपने फीसें देनी है, आपने हर रोज बच्चों को खाना भी खिलाना है। अब आपका खर्चा किस तरह से मैनेज होगा, और अगर नहीं होगा तो घर में हालात क्या होंगे, लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं। ये वजूहात जो हैं आपका फैमिली सेटअप खराब कर रही हैं, आपके घर में तनाव की एक सिचुएशन देखने में आती है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। तो नफ्सियात इस पे किस हद तक डिस्टर्ब हो रही हैं, इंसानी सेहत किस हद तक इससे मुतासर हो जाती है, ये हम जरूर डिस्कस करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। और महंगाई का हम जिक्र कर रहे थे, जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लोगों की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। ऑब्वियसली छोटी छोटी ज़रूरतें हैं, आपने वो घर में पूरी करनी है। अगर कोई बीमार है तो बीमार की अद्वियात लेकर आनी है, बच्चे हैं तो बच्चों के लिए जो बेसिक ज़रूरतें हैं आपने वो खरीदनी है। अब जब आपकी कुव्वत खरीद जवाब दे जाएगी, आपकी जेब बिल्कुल खाली होगी, आपका माइंड हर टाइम यही सोचने में लगा रहेगा कि मैं क्या करूं, किस तरह से गुजारा करूं, ना आगे कुछ नज़र आ रहा है ना कुछ पीछे नज़र आ रहा है। घर वाले चीज़ों का मुतालबा कर रही हैं, इस्तेमाल की चीज़ें हैं, इसके बगैर गुजारा भी नहीं है। एक परेशानी के साथ साथ घर को भी आपको चलाना है, मुश्किलात भी आपको ही फेस करनी पड़ रही हैं। ये तनाव, ज़हनी तनाव जो है, ये लड़ाई झगड़ों की तरफ अब बढ़ता चला जा रहा है। घर में हम देख रहे हैं माहौल नाखुशगवार होता चला जा रहा है। कोविड की पहली लहर के दौरान भी ये चीज़ हमने 12 मेंशन की कि घरों में लड़ाई झगड़ों के वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। बेसिक इसकी रीज़न क्या है, ये तनाव कैसे लड़ाई झगड़ों में तब्दील हो जाता है, किस तरह से आप अपने जहन को रिलैक्स रख सकते हैं, इस पर हम बात करने वाले हैं। स्टूडियो में हमारे साथ हमारी मेहमान मौजूद है, हमारी नफ्सियात हैं ताहिरा रुबाब, इन्हें खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चले आपका? मैं बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिरा आपके वक्त के लिए। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, मौजूदा सिचुएशन जो है हम इससे रिलेट कर रहे हैं, सभी लोग इससे मुतासिर हो रहे हैं, हर घर में ये चीज़ हर रोज़ डिस्कस हो रही होती है कि ये चीज़ भी महंगी है, ये चीज़ भी महंगी है। अब एक तबका वो है जो कि बहुत बड़ी तादाद में है, जिनकी वाकई अब ये कुव्वत खरीद जो है जवाब दे चुकी है और जिन्होंने घर भी चलाने हैं, फैमिलीज भी बड़ी हैं। परेशानी उनकी इस कदर बढ़ गई है कि घर में हर टाइम आपको बहसों तकरार, लड़ाई झगड़े, कैसे बंदा रिलैक्स रहे? यू आर एब्सोल्युटली राइट अना, कि हमारे हालात जो हैं, कोविड ने तो मुतासिर किया ही किया है, इन्फ्लेशन भी हमारा बहुत ऊपर गया है, महंगाई भी ऑटोमेटिकली बहुत, दो मेजर फैक्टर्स हैं, यानी रोज़गार भी हमारे कम हो गए हैं और महंगाई जो है वो रोज़गार कम होने को देखने की बजाय महंगाई बढ़ती जा रही है। सो ये एक बहुत मेजर जो है फैक्टर है लोगों में स्ट्रेस। और इवन मैं तो ये कहूँगी कि बहुत सारे लोग, हमने देखा है न्यूज़ में आता है
کہ لوگ महंगाई की वजह से ज़रूरियात को पूरे ना करने की वजह से सुसाइड तक करने की कोशिश करते हैं और सुसाइड कर लेते हैं, ना सिर्फ रिलेशनशिप इससे खराब हो जाते हैं और उसके बाद इंतहाई कदम ये भी होता है कि लोग खुदकुशी कर लेते हैं। और रिलेशनशिप जब आपकी बेसिक ज़रूरियात नहीं पूरी हो पा रही होती तो वो एक तनाव ऑफ कोर्स रहता है। आप किसी ना किसी हद तक पेरेंट्स अपने आप को तो मैनेज कर जाते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू योर चाइल्ड, आपके बच्चे के ऊपर बात आती है तो फिर आपके लिए उस चीज़ को बेयर करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली महंगाई से ज़्यादा जो है, जो चीज़ इंसान को लड़ाइयों की तरफ, वायलेंस की तरफ या बहुत सारी और चीज़ों की तरफ लेके जाती है, उसका पीछे फैक्टर तो महंगाई है, मगर हेल्पलेसनेस ज़्यादा है कि मैं हेल्पलेस हो गया हूँ, मैं अब मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ चीज़ों को। और वो जो फ्रस्ट्रेशन जब इंक्रीज़ करती है तो फिर ऑटोमेटिकली जब आपके पास उसको हेल्दी वेज नहीं होते मैनेज करने के, तो फिर ये होता है कि आप अपनी फ्रस्ट्रेशन अपने घर वालों पे निकालते हैं, अपने दोस्तों पे निकालते हैं, या फिर अल्टीमेटली अपने ऊपर निकाल रहे होते हैं। सो ये एक मेजर रीज़न है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स का होना। बेसिकली अगर आप ये बात करो कि हम बार बार बात करते हैं कि ये मदीना की रियासत है और इसको मदीना की रियासत के मॉडल के ऊपर आप डेवलप करने की बात कर रहे हो। मदीना की रियासत में कोई बंदा भूखा नहीं सोता। तो यहाँ पे आप देखो कि हमारा बिलो द बेल्ट जो तबका है उसमें क्या एक नॉर्मल एक सफ़ेद पोश इंसान अब जो है इस वक्त जो है वो इस कदर प्रॉब्लम का शिकार है कि आप लोगों के साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। ये सिर्फ यानी मैं ये समझती हूँ कि इस वक्त 3 चीज़ों का हमें सामना है। ऑफ कोर्स बेरोज़गारी उसमें से एक बहुत बड़ी वजह है, दूसरा हमारा कोविड जो फेस कर रहे हैं, और तीसरा हमारा मेंटल हेल्थ एक बहुत बड़ा चैलेंज है इस वक्त, क्योंकि मेंटल हेल्थ कॉज करने वाली चीज़ें इस वक्त बहुत ज़्यादा अरूज के ऊपर हैं और प्रॉब्लम्स भी उसी तरह से बढ़ रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्योंकि लोगों के पास अवेयरनेस उस तरह से हमारे यहाँ पे नहीं है, और ना ही हमारी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर मेंटल हेल्थ को इतना प्रायोरिटी बनाया जाता है कि लेट्स सी, अगर एक बंदा जो है वो महंगाई की वजह से फ्रस्ट्रेटेड है, उसकी लड़ाइयाँ बढ़ रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है, आप उसको कहाँ फ्री मेंटल हेल्थ सर्विसेज दे रहे हैं? नोवेयर, बिल्कुल कहीं भी नहीं मिल रही। इसी तरह से वो बंदा जिसको थोड़ी बहुत नाव हाव है और उसने कहाँ से कौन सी मेंटल हेल्थ अपने लिए हासिल करनी है, ये कोई कहीं पे भी कोई सिस्टम नहीं है एक्चुअली हमारे यहाँ पे मेंटल हेल्थ के लिए। जबकि हम बार बार ये ज़रूर बात करते हैं कि ये पैंडेमिक की सिचुएशन है और मेंटल हेल्थ भी इस वक्त पैंडेमिक है ड्यू टू सो मेनी रीजंस। आइसोलेशन है, लोग उस तरह से फ्रीली मूव नहीं कर पाते, बेशक अभी लॉकडाउन उस तरह से नहीं लगा हुआ, मगर फिर भी डर और खौफ लोगों के जहनों में इस वक्त है। कोविड का है, इन्फ्लेशन का है, बेरोज़गारी का, बहुत सारे लोग कोविड की वजह से बेरोज़गार हुए हैं जो हमने देखा है। और इवन हमने लोगों को ये भी कहते हुए देखा है कि अब हालात ये हैं कि हम चाह रहे हैं कि भाई सब कुछ ख़त्म करें और मर जाएं। यानी दैट साउंड्स द ईजीएस्ट वे। बिल्कुल इसके ऊपर मैं ये समझती हूँ कि जहाँ पे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी आती है कि आपने अपने फ्रस्ट्रेशन को, स्ट्रेस को, अपने इमोशनल बर्डन को आपने मैनेज करना है, वहाँ पे गवर्नमेंट की सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी आती है कि वो इस तरह के मेंटल हेल्थ इंटरवेंशन सेंटर्स बनाए जहाँ पे लोग फ्रीली वहाँ पे जाएं, और वहाँ पे और इस तरह की जो है जिसको आप कहेंगे कि कुछ हेल्पलाइंस होनी चाहिए जहाँ पे लोग कॉल करके अपने स्ट्रेस को टाइमली मैनेज कम से कम की जा सके। अच्छा ताहिरा, ये चीज़ें तो होनी चाहिए, अनफॉर्चुनेटली नहीं है, लेकिन ये स्ट्रेस जो बढ़ता चला जा रहा है, इससे मसाइल क्या हो सकते हैं, इस पे हम नाज़रीन बात करेंगे। फिलहाल मुझे एक ब्रेक लेनी है और ब्रेक के बाद बात होगी कि ये रोज़ रोज़ के ज़हनी तनाव, लड़ाई झगड़े, स्ट्रेस का बढ़ना किन नुकसानात का बाइस बन सकता है। इस पे बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ ताहिरा रुबाब मौजूद है और हम बात कर रहे हैं कि रोज़मर्रा के ये लड़ाई झगड़े और तनाव आपको किस तरफ की बीमारियों की तरफ लेके जा सकता है, इसका इलाज करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि ताहिरा ने कहा कि काउंसलिंग सेंटर होने चाहिए, ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पर जाके कम से कम लोग जो हैं बातचीत कर सकें, किसी साइकेट्रिस्ट से मिलकर अपना मसला बता सकें। अनफॉर्चुनेटली हैं भी नहीं, और लोग अगर हैं भी तो उस तरह से राब्ता जल्दी नहीं करते हैं और मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। क्या कहेंगी ताहिरा, अगर इस तरह से हर रोज़ आपका ज़हनी तनाव बढ़ता चला जा रहा है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ऑब्वियसली ये जो बीमारियां बढ़ रही हैं फिर ये इसी वजह से है ना? इसी वजह से ही है। अगर खुदा ना खास्ता ऑफ कोर्स बहुत सारे सर्कमस्टेंसेस, जैसे कोविड इस वक्त हमारे हाथ में नहीं है, जैसे और बहुत सारी चीज़ें हमारे हाथ में नहीं है, मगर जब हम चीज़ों को एक्सेप्ट करके उनके लिए सॉल्यूशंस की तरफ जाते हैं, ऑनेस्टली सॉल्यूशंस मिलते हैं। अक्सर वो लोग हमने गिविंग अप करते हुए देखे हैं जो लोग सॉल्यूशन ओरिएंटेड ज़्यादा नहीं होते।
जब हम हालात बहुत बुरे हालात में थे, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो डॉक्टर्स थे, उन्होंने अपने हालात को मैनेज करने के लिए, और इवन जब डॉक्टर्स बाहर जाते हैं यहाँ से अपने हालात को मैनेज करने के लिए, वो टैक्सी ड्राइविंग कर रहे होते हैं, बिल्कुल सही, बहुत कुछ करते हैं। यानी आपने अपने हालात को मैनेज करने के लिए आपके पास एक सोल्यूशन होना चाहिए, और सोल्यूशन हमेशा होता है, मगर आपको जो अप्रोच अपने अंदर डेवलप करने की ज़रूरत है ना, वो सिर्फ ये है कि आप कितना अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं, आप कितना अपने आप को सोल्यूशन ओरिएंटेड बना सकते हैं। हर आपके इर्द गिर्द जो है सोल्यूशन मौजूद होता है। हाँ, हो सकता है वो आपकी पसंद का ना हो, वो आपके स्टेटस से मैच ना करता हो, मगर इस वक्त स्टेटस और पसंद नहीं मैटर कर रही, इस वक्त मैटर कर रहा है सर्वाइवल, जो कि सबसे ऊपर है। उस सर्वाइवल को मीट करने के लिए अगर आपको अपनी मर्जी, पसंद और स्टेटस से नीचे भी कुछ करना पड़ रहा है, दैट इज जस्ट फाइन। आप अगर देखेंगे तो हजारों काम आपको अपने इर्द गिर्द जो है वो नजर आ जाएंगे। जैसे ऑनलाइन काम जो है बहुत ज्यादा कॉमन हुए हैं, जैसे मैं समझती हूँ ऊबर, क्रीम, इतने ऑप्शंस हैं आपके पास, जैसे स्टोर्स बड़े बड़े आजकल हमारे पास जो हैं बने हुए हैं, तो बहुत सारी चीज़ें पॉसिबल ज़रूर हैं ना। ये स्ट्रेस कॉज ज़रूर होता है, ये नेचुरल चीज़ें होती हैं, हर इंसान स्ट्रेस में से गुजरता है, मगर आप इसको मैनेज कैसे करते हैं, ये एक्चुअली ये चीज़ है कि आपने इसको मैनेज कैसे करना है। अगर आप सिर्फ रोज़ाना ये कर रहे हो कि 5-10 मिनट के लिए अपने आप को लाफ्टर थेरेपी दे रहे हो, झूठ मूठ ही हंस रहे हो, बेशक आपको नहीं हंसी आ रही, आपके फनी वीडियो देख के हंसना शुरू कर देते हो, तो आपका स्ट्रेस मैनेज हो जाता है। अच्छा, मुझे इसी तरह की कोई अच्छी सी हेल्दी सी टिप्स आपसे चाहिए कि अगर घर में कोई लड़ाई झगड़ा है, आपने अपने आप को रिलैक्स करना है, तो ये हमारे नाजरीन जो देख रहे हैं, किस तरह की कोई रिलैक्सिंग कोई थेरेपी? बेसिकली जो है सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आप लाफ्टर थेरेपी कर सकते हैं। 5 मिनट के लिए अगर आप रोजाना झूठ मूठ भी हंस लें तो आपको ऑटोमेटिकली आपका स्ट्रेस मैनेज होना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये नेचुरल एक वे ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस है। उसके साथ साथ जो और कम से कम अगर आप झूठ मूठ हंस रहे हैं तो लोग आपको देख के हंसना शुरू। एग्जैक्टली, कहते हैं स्माइल बड़ी इन्फेक्शियस होती है, एक से दूसरे बंदे की तरफ जरूर ट्रांसफर होती है, तो चीजें होना शुरू हो जाती हैं। लड़ाई हो रही है तो 2 लोगों में से जिस बंदे को ये बात, क्योंकि जब आपकी लड़ाई होती है ना तो एक आवाज दूसरी आवाज को रेसिप्रोकेट करती है। आप ऊंचा बोलेंगे, अगला बंदा उससे भी ऊंचा, आप उससे ऊंचा, यानी आप दोनों एक दूसरे से ऊंचा बोलने की कोशिश करते हैं, जिसके नतीजे में लड़ाई आखिरी हद तक पहुंच जाती है। दोनों में से कोई एक बंदा जो है इसलिए कि मैंने अपनी आवाज को नीचे रखना है, तो ऑटोमेटिकली वो जो एक पीक आएगा वो नहीं आएगा। इसी तरह से जब फीमेल्स, मैं समझती हूँ कि इस वक्त उनको भी ये चीज़ें समझने की ज़रूरत है कि हालात आपके मेल पार्टनर्स के उतने हाथ में नहीं है इस वक्त। कभी वो अच्छा भी कमाते थे, हालात अच्छे भी थे, ये पार्ट ऑफ लाइफ होता है, अप्स एंड डाउन से होते हैं। इसमें आप लोगों के रवैये, एक दूसरे के साथ रहना, कैसे आप रह रहे हैं, कैसे आप मैनेज करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुश्किल टाइम बिल्कुल वैसे गुजर जाता है जैसे अच्छा टाइम गुजरता है। हाँ, अगर आपने इसमें अपना रवैया पॉजिटिव रखा, पॉजिटिव क्रिएट करना बड़ा मुश्किल है, मगर अगर आपने पॉजिटिव कर लिया अपने आप को तो आपका आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। मैं कहूँगी कि फीमेल्स को अपने मेल पार्टनर्स के साथ इस वक्त, यानी अपने हस्बैंड के साथ बिल्कुल उसी तरह से शाना बशाना, अगर वो कुछ कर नहीं सकती तो अपने रवैयों में वो पॉजिटिव सपोर्ट कम से कम कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तायरा, हमारे पास वक्त कम है, बहुत अच्छी चीजें आपने जो है वो जाते जाते बता दी हैं, कम से कम जो लोग घर में हैं वो जरूर इस पर अमल भी करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त पहुंचा है अपने इख्तिताम को। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, एहतियात से वीकेंड गुजारिएगा, जरूर बाहर जाएं लेकिन एहतियात का दामन हाथ से ना छोड़े। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो मंडे को आपसे मुलाकात होगी, हमारे साथ रहिएगा।